हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजू कुमार मैथमेटिक्स सॉल्यूशंस। आज बात करते हैं क्लास 11 का चैप्टर 2 रिलेशंस पे। मैंने क्लास 11 का पहला चैप्टर सेट्स का वीडियो बना के आप लोगों के लिए डाल रखा है, आप उसको अच्छे तरह से देख सकते हो। वो थोड़ा ज़्यादा ही डिस्क्रिप्शन में था, ठीक है। तो आज मैं शॉर्ट में ही क्लासेस लूँगा, ठीक है। पहला टॉपिक है आपका चैप्टर 2 है रिलेशंस, ठीक है। तो रिलेशन पढ़ाने से पहले आप कुछ टर्म को जान लीजिए। पहला टर्म होता है ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर किसको बोलते हैं? तो ऑर्डर्ड पेयर आपका ए और बी, जब कोई पेयर ए और बी के फॉर्म में लिखा रहे, ठीक है, ए और बी के फॉर्म में लिखा रहे, जहाँ पे ए जो हो सेट ए का एलिमेंट है और बी जो हो सेट बी का एलिमेंट हो, ठीक है। तो इस तरह के इस तरह के अगर कहीं टर्म दिखते हैं आपको, तो वहाँ पे आप उसको ऑर्डर्ड पेयर बोल सकते हैं, ठीक है। उसका डेफिनेशन आप लोगों के लिए दिया गया है। एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट और एलिमेंट इन अ गिवन फिक्स्ड ऑर्डर, ठीक है। ये फिक्स्ड ऑर्डर है ए बी, ठीक है। उसी टाइप में बी ए बी हो सकता है, ये भी एक तरह का ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। उसी टाइप में 2 3 भी ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं। तो जब भी कोई भी दो एलिमेंट किसी एक इस टाइप में लिखा दिख जाए, तो उसको आप समझ लीजिए कि वो एक ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। तो मैं डेफिनेशन बताने नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर आप समझ चुके होंगे। मैं टॉपिक दे रहा हूँ नाम यहाँ पे, रिलेशन, ठीक है। ये क्लास 11 का टॉपिक है, ठीक है। क्लास 11 का मैथमेटिक्स का टॉपिक है ये, ठीक है। कोई दिक्कत? तो ऑर्डर्ड पेयर समझ में आ गया। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या है? एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स इन अ गिवन फिक्स्ड ऑर्डर, ठीक है। फिक्स्ड ऑर्डर में हो तभी हम उसको ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे। कोई दिक्कत? आपका कंडीशन दिया गया है कि ए बी हो, जहाँ पे ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। सेट का इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पिछले वीडियो में भी आप लोगों को दे दिया है, जिसमें मैंने सेट्स के बारे में आप लोगों को बताया था, ठीक है। आइए बात करते हैं आगे दूसरा पॉइंट पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों के लिए क्या है? इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो टू ऑर्डर्ड, अब इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, तो इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या किसको बोलेंगे, ठीक है। तो इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर के लिए आप सिंपल सा डेफिनेशन समझिए। तो इक्वालिटी का टर्म जो सिंपल सा आपको समझ में आता है कि इक्वालिटी मीन्स होता क्या है? जब किसी चीज़ को हम इक्वल बोलते हैं, ठीक है, इक्वल जस्ट लाइक अ बराबर, ठीक है। तो दो ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल तब बोल सकते हैं, ठीक है, जब ऑर्डर्ड पेयर दोनों का जो एलिमेंट हो वो क्या हो जाए? सेम हो जाए। सेम मतलब हाँ, सेम ही हो जाए एक तरह से, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं। देखिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी एंड सी डी आर सेट टू बी इक्वल, ठीक है, आर सेट टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए बता दे रहा हूँ क्या बोल रहे हैं कि इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कैसे हम देखेंगे, ठीक है। तो पॉइंट है इक्वलिटी, ठीक है, पॉइंट है इक्वलिटी। तो इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कैसे शो करेंगे? तो मान लीजिए कोई दो ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू ए बी और सी डी, ठीक है। ये दो ऑर्डर्ड पेयर है। तो ऑर्डर्ड पेयर का कंडीशन तो समझ ही चुके होंगे। तो ये दो ऑर्डर्ड पेयर को आप इक्वल तभी बोल सकते हैं जहाँ पे देखिएगा ए इज इक्वल टू अगर सी दे दिया जाए और बी इज इक्वल टू डी हो, तभी हम इन दोनों को ऑर्डर्ड पेयर में इक्वल बोलेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? तो अगर ये कंडीशन होता है तो ये हो जाएगा, अगर ये दिया हुआ है तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप इस टाइप में भी लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू सी डी, देन ए इज इक्वल टू बी एंड ए इज इक्वल टू बी बोल रहा हूँ, ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी, ठीक है। इक्वलिटी का कंडीशन है। कोई दिक्कत? इस पे हम एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए ला दे रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे रखे रहता हूँ, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन दिया गया है आपके स्क्रीन पे, 3a माइनस 2 कॉमा बी प्लस 3 इज इक्वल टू 2a माइनस 1 और 3, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल है, दो इक्वल ऑर्डर्ड पेयर है। तो यहाँ पे आपको a और b का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो 3a माइनस 2 इज इक्वल टू 2a माइनस 1, तो ये इधर चला जाएगा। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1, a इज इक्वल टू 1 है। कोई दिक्कत? a 1 आ गया। आप ठीक उसी टाइप में b के लिए निकालिए। तो b के लिए क्या हो जाएगा? b प्लस 3 इज इक्वल टू 3, तो b इज इक्वल टू 0, ठीक है। a और b का वैल्यू निकल गया, ठीक है। a और b का वैल्यू आप पुट कीजिएगा तो दोनों जो
दिए गए हैं ऑर्डर्ड पेयर वो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? इक्वल मतलब बराबर, जिसको समान भी बोल सकते हैं, समान। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना समान रेट से। ठीक है, ठीक है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, तो जो बंदे तो क्योंकि ये मैथ्स का है, 11 क्लास का है, तो अभी मैथ्स में तो वो लोग फिजिक्स पढ़ ही रहे होंगे, तो मैथ्स और मतलब फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर में वहाँ पे पढ़े होंगे स्केलर प्रोडक्ट और कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर में पढ़ेंगे क्या? स्केलर प्रोडक्ट और कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में भी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्केलर प्रोडक्ट सिंपल सा हुआ करता था। क्या होता था जब स्केलर प्रोडक्ट करते थे तो सिंपल से जो नॉर्मल कैलकुलेशन होता था 2 × 3 दैट इज यहाँ पे हम 6 लिखते थे। ठीक है, उसी टाइप में 3 × 2 भी 6 होता था। ठीक है, पर कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा तो ठीक है। ठीक है, जहाँ पे आपने वेक्टर के चैप्टर में पढ़े होंगे कार्टेशियन और स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो आइए बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट तब होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब समझ में ही आ रहा है, प्रोडक्ट मतलब दो अलग अलग क्वांटिटी। ठीक है, तो दो अलग अलग क्वांटिटी क्या हो सकता है? एक क्वांटिटी ए और एक क्वांटिटी बी। ठीक है, जब भी प्रोडक्ट होगा तो 2 नंबर का प्रोडक्ट होता है, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा। प्रोडक्ट हमेशा 2 नंबर का होता है। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? तो एक सेट ए होगा और एक सेट बी होगा, और दोनों के बीच का जो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे उसी को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो मैं स्टेटमेंट पढ़ दे रहा हूँ। तो लेट ए एंड बी बी ए नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, ए और बी जो दोनों होना चाहिए वो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो जब प्रोडक्ट करेंगे तो ऑर्डर्ड पेयर में आएगा। ठीक है, तो द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू सेट बी इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो कोई दिक्कत? तो यहाँ से सिंपल सा समझिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा? तो ऑर्डर्ड पेयर में होंगे ए कॉमा बी, जहाँ पे ए जो होगा वो सेट ए में होगा और बी जो होना चाहिए वो सेट बी में होना चाहिए। ठीक है, तो ए क्रॉस बी कैसे लिखेंगे? ए क्रॉस बी जो होगा तो ये कैसे होंगे? वो सब सारे ऑर्डर्ड पेयर लेगा, जो ए का एलिमेंट को फर्स्ट में आएगा, बी का एलिमेंट सेकेंड में आएगा। तो इस तरह के जब कलेक्शन आएंगे तो उसको आप कार्टेशियन प्रोडक्ट बोल सकते हैं। जहाँ पे आप देखिएगा तो ए जो होगा वो सेट ए में होगा और बी जो होगा सेट बी में होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम कुछ क्वेश्चन, इसके एक क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ए एक सेट है जिसमें मान लेते हैं दे दिया गया है 1 और 2, और बी एक सेट दे दिया गया है जिसमें दिया गया है 3 और 4। पूछा गया ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी दैट इज ए का क्या होगा? 1 का पेयरिंग 3 के साथ, उसी टाइप में 1 का पेयरिंग 4 के साथ, ठीक उसी टाइप में फिर 2 का पेयरिंग 3 के साथ और 2 का पेयरिंग 4 के साथ। ये है ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी, कोई दिक्कत? अब उसी टाइप में निकालते बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए निकालेंगे तो बी वाले पहले आ जाएगा 3 1 3 2। ठीक है, फिर आ जाएगा 4 1 और 4 2। तो देखिए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों सेम नहीं है। ठीक है, लेकिन जब ये रहता है स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, तो स्केलर प्रोडक्ट में आपका सिंपल सा क्या था? सिंपल सा जब आप बात कर रहे थे तो स्केलर प्रोडक्ट में आपका क्या हो जा रहा था? दोनों इक्वल। मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को कराया 2 × 3 इज इक्वल टू 6, उसी टाइप में 3 × 2 इज इक्वल टू 6। लेकिन देख लीजिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी ये आ रहा है और बी क्रॉस ए ये आ रहा है, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं हो सकता है। मे बी सेम हो सकता है पर नहीं होंगे। ठीक है, अगर सेम तभी हो सकता है जब ए और बी दोनों का एलिमेंट सेम हो। ठीक है, अब यहाँ से ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए कीजिएगा तो यहाँ से आपको 5 मिलेगा। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होंगे। ठीक है, कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा जो दोनों में कॉमन आ रहा हो। ठीक है, तो यहाँ से आप एक चीज़ समझ लीजिए, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, यहाँ से आप देखिएगा तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 5। कोई दिक्कत आप लोगों के लिए?
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? मैं इसको मिटाता हूँ। अब ये तो दो कार्टेशियन प्रोडक्ट, दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट था। मान लीजिए 3 सेट दे दिया जाए, तो 3 सेट कैसे निकालिएगा? तो इंटू एक सी हो जाएगा। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? ए क्रॉस बी क्रॉस सी, जहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर में इस टाइप में आने लगेंगे, जहाँ पे ए सेट ए में, बी सेट बी में और सी सेट सी में। ठीक है, कुछ ऐसा आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? उसी टाइप में कीजिएगा, पहले ए क्रॉस बी निकालिएगा, फिर बी क्रॉस सी निकालिएगा, और उस तरह से मल्टीप्लाई करके आप तीनों के एलिमेंट निकाल सकते हैं। कहिएगा, मैं एक एग्जांपल दे दे रहा हूँ। ठीक है, ए इज इक्वल टू 1 2, ठीक है, मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बताऊँगा। ठीक है, यहाँ 3 4 और सी इज इक्वल टू दे देता हूँ 5 6। तो पहले ए क्रॉस बी निकाल लीजिए। तो ए क्रॉस बी में क्या हो जाएगा? 1 3 1 4 2 3 2 4। अब फर्दर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये तो आ गया है, इंटू सी कर लीजिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 1 3 5 1 4 5 1 1 बोल रहे हैं 2 3 5 2 4 5। ये तो 5 के लिए था। ठीक है, अब 6 के लिए, अब यहाँ 5 है, जो 5 की जगह 6 कर लीजिए। तो 1 3 6 1 4 6 2 3 6 और 2 4 6। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत? तो 3 का हुआ, इसी टाइप में आप 4 के लिए भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब हमें पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करें तो। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे? ठीक है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे? तो जब स्टार्ट में मैं किया था, तो देखिए अभी यहीं पे एग्जांपल देख लेते हैं। ए में कितने एलिमेंट है? 2। बी में कितने एलिमेंट है? 2। तो दोनों के जो प्रोडक्ट है तो वो कितने आ गए? 4। दोनों के प्रोडक्ट किए तो कितने आ गए? 4। 3 के लिए भी देख लीजिए, ए में 2, बी में 2 और सी में 2। तो 2 गुने 2 गुने 2 दैट इज 8। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी में कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 8। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम है आप लोगों को? तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? ठीक है, तो देख लीजिए सिंपल सा। तो मान लीजिए नंबर ऑफ ए कितना होगा, मान लेते हैं पी। एन ऑफ बी क्या होगा, मान लीजिए क्यू। ठीक है, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट होंगे वो कितना होंगे? पी क्रॉस क्यू, पी क्रॉस क्यू। कोई दिक्कत? प्रॉब्लम है यहाँ पे? अब आ जाइए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब क्योंकि रिलेशन बना रहे हैं, तो रिलेशन में क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है, तो इसका मतलब ग्राफ तो जरूर बनेगा। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सिंपल सा इस टाइप का ग्राफ बनेगा आप लोग का। और ऑर्डर्ड पेयर आप लोग को दिया गया है ए बी सी डी, इसी टाइप में ई एफ। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, 3 ही ले रहा हूँ। ठीक है, सिंपल सा, ज़्यादा लूँगा तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ए बी, तो ए बी मान लीजिए कहीं ऐसा जगह प्लॉट होगा ए बी। अब सी डी कहीं इधर प्लॉट होगा सी डी, और डी ई कहीं ई एफ कहीं इधर प्लॉट होगा। ठीक है, तो ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि ग्राफ पे आप उस पॉइंट को इंडिकेट कर दीजिए, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, अब आ जाइए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करते हैं? ठीक है, तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के लिए सिंपल सा समझिए। ठीक है, डायग्राम के अनुसार दिखाना है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन।
ठीक है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, तो सिंपल सा जैसे उस टाइप में हम कर रहे थे उसी टाइप में करेंगे, ठीक है। तो ए का जो एलिमेंट का था क्या क्या था हम लोग का 1 2, और बी का क्या था 3 और 4, बी का 3 और 4। तो सबसे पहले इनका क्या करेंगे, तो पॉसिबल जितने भी ए क्रॉस बी निकाल लेंगे, तो ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 3 1 4 2 3 और 2 4। तो इसको डायग्राम के अनुसार कैसे कीजिएगा, तो एक इधर बनाइएगा, एक ऐसे बनाइएगा, तो ये सेट ए को डिनोट करेगा, ये सेट बी को डिनोट करेगा, ठीक है। कुछ टर्म ऐसे होते हैं जिनको आप हिंदी में बोलिएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा ही टिपिकल आने लगेगा, इसलिए मैं रैंडमली कुछ ऐसे सेट वर्ड्स होंगे जिनको मैं इंग्लिश में ही बोलना बेटर समझूंगा, ठीक है। तो ये सेट ए और सेट बी, तो सेट ए का एलिमेंट क्या क्या है 1 2, और सेट बी का एलिमेंट 3 और 4। देखिए 1 का 3 के साथ भी है, 1 का 4 के साथ भी है, तो 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, फिर उसी टाइप में 2 का 3 के साथ और 2 का 4 के साथ, ठीक है। तो ये हो गया आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। कोई दिक्कत? अब कुछ यूजफुल रिजल्ट मैं आप लोगों को बता देता हूं जो फ्रीक्वेंटली यूज किया जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए 3 सेट्स दिए जाए ए बी सी, और उससे पहले मैंने सेट्स पे आप लोगों को कुछ और ऑपरेशन करा रखा है, यूजफुल ऑपरेशन, आप वहां से भी इजीली तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। तो आपके कुछ यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कुछ यूजफुल रिजल्ट है जो आप लोगों के लिए बेटर होगा, काम आएंगे, ठीक है। तो ए बी सी 3 फाइनाइट सेट्स हैं, ठीक है। ए बी सी यहाँ पे 3 फाइनाइट सेट्स हैं, ठीक है, ठीक है। तो 3 फाइनाइट सेट्स हैं, तो आपको ये चीज़ आप हमेशा ये याद रखिएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। उसी टाइप में अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो वो क्या होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो पहला रिजल्ट है आप लोगों के लिए, ए क्रॉस बी यूनियन सी क्या होता है, तो नॉर्मल जो जिस टाइप में आप लोग 8 9 में करते थे उसी टाइप में करना है। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, यूनियन ए क्रॉस सी। कोई दिक्कत? उसी टाइप में ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी के लिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, यूनियन के केस में यूनियन, इंटरसेक्शन के केस में इंटरसेक्शन। कोई दिक्कत? तो मैंने ये 2 रिजल्ट बता दिया, और 2 रिजल्ट और बता दे रहा हूँ, ए क्रॉस बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये क्या होगा, और इसका भी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ से आप पहले क्या सिंपल से क्या आएगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो यहाँ से तो आप सिंपल सा समझ सकते हैं ये क्या होता है, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। कोई दिक्कत, प्रॉब्लम है यहाँ पे? तो अब इसी का अब यहाँ पे अगर ए क्रॉस बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट ये क्या होगा, तो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एक और रिजल्ट देख लीजिए, अगर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए हो जाए, ठीक है, पिछले क्वेश्चन का एग्जाम्पल मैंने दिया था, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है। तो अब मैंने आपको बताया था कि दोनों सेट इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कंडीशन ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा, ठीक है, ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा। कोई दिक्कत? मिटा रहा हूँ इसे मैं। आइए अब स्टार्ट करते हैं रिलेशन। इससे पहले तो ये सब कुछ टॉपिक था, तो रिलेशन का सिंपल सा डेफिनेशन, सिंपल सा क्या है, तो रिलेशन हमेशा क्या होता है, रिलेशन जब होता है तो किसी भी 2 सेट्स में एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया जाता है, ठीक है। तो रिलेशन क्या है, तो ए लेट ए एंड बी भी 2 सेट्स होने चाहिए, ए और बी कुछ 2 सेट्स होने चाहिए। देन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी
इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसीलिए मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ाया, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ाने का बेसिक रीज़न यही था कि रिलेशन में इसका यूज है, ठीक है। तो रिलेशन क्या है, सेट ए एंड बी है, ठीक है, दो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, और एक रिलेशन जो आर होगा फ्रॉम सेट ए टू बी होना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे वो किसका सबसेट होगा, ए रिलेशन क्या बोल रहा है, देन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे रिलेशन, ये तो अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन था, इससे पहले जो पढ़ाया था। अब यहाँ से स्टार्टिंग है रिलेशन, ठीक है। तो रिलेशन में आप सिंपल सा समझिए, तो ए और एक बी दो सेट्स हैं, ए बी दो सेट्स हैं, डेफिनेशन में पढ़ दिया हूँ। लेट ए एंड बी टू सेट्स देन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। तो ए और बी दो सेट्स हैं, तो इन जो रिलेशन होगा आर वो क्या होगा, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होना चाहिए, ठीक है, ए क्रॉस बी होना चाहिए। इससे कोई दिक्कत है आप लोग को? रिलेशन जो होना चाहिए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, दैट इज ए कार्टेशियन बी होना चाहिए। तो आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ए टू बी क्या होना चाहिए, कोई दिक्कत? ये कंडीशन है, ये रिलेशन का डेफिनेशन है, ठीक है, ये डेफिनेशन है। अब टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई सेट ए दिया हुआ है, तो सेट ए में मान लेते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो मान लीजिए एन ऑफ ए में मान लेते हैं कोई नंबर दिया गया है, मान लेते हैं कितना, एज्यूम कर लेते हैं पी, और एन ऑफ बी में एज्यूम कर लेते हैं क्यू, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है। तो नंबर ऑफ ए के जो एलिमेंट होंगे वो पी, और बी में कितने होंगे, क्यू। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा, तो सिंपल सा समझिए, रिलेशन क्या था, क्रॉस प्रोडक्ट था, ठीक है। तो क्या होगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 2 पे पावर पी क्यू, 2 पे पावर पी इंटू क्यू, ठीक है। कोई दिक्कत? अब एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि फाई और जो यूनिवर्सल रिलेशन होगा वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो वो हमेशा ट्राइबल रिलेशन होते हैं फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो रिलेशन का हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने पिछले बार में भी बताया था, सेट का रिप्रेजेंटेशन उसी टाइप में है, ठीक है। तो इसमें रिप्रेजेंटेशन सिंपल सा क्या है, एक होता है रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में सिंपल सा आप एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर को ही साथ में लेके रख दे तो वो रोस्टर फॉर्म है, और आप उसको अगर एक फॉर्मूलेशन के तौर पे रखेंगे तो वो हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। कोई दिक्कत? मैं इसके लिए आप लोगों को बताते जाता हूँ रोस्टर फॉर्म, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिप्रेजेंटेशन कर दे रहा हूँ, मतलब रिपीट कर दे रहा हूँ। सेट में तो मैं बताया ही था रोस्टर फॉर्म, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में आप लोगों को बताया था। तो आप सिंपल सा समझ लीजिए, ए एक सेट होगा, सेट में क्या मान लेते हैं, कुछ एलिमेंट है -2, -1, 0, 1 और 2, और बी एक सेट है तो इसके एलिमेंट है 0, 1, 4, 9 और 10, कुछ ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। तो अब एक रिलेशन दिया गया है, ठीक है, ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेशन बी, हमेशा देखिएगा ए आर बी लिख दिया जाए, मतलब ए रिलेशन बी, ए रिलेशन बी। तो ए रिलेशन बी क्या होगा, दिया हुआ है आपको a² = b, ठीक है, ये एक रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है।
ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। तो यहाँ से आप समझिए, तो स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले -2 का। तो -2 जब लेते हैं तो -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो b के लिए क्या है, ए स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। अब सीधे मैं रिलेशन लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत। बात करते हैं -1 के लिए। -1 का स्क्वायर कीजिए तो आएगा 1। फिर 0 के लिए, 0 का हमेशा 0, ठीक है। 1 के लिए 1 का हमेशा 1 और 2 के लिए 4। तो यही है आपका रोस्टर फॉर्म, यही है आपका रोस्टर फॉर्म, कोई दिक्कत। अब इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो आर सच दैट ए टू बी सच दैट, ठीक है, आर जो होगा ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए एंड बी सच दैट ए जो होना चाहिए वो ए में हो और बी जो होना चाहिए वो बी में हो, ठीक है। एंड जो रिलेशन दिया हुआ है उस रिलेशन को आप मेंशन कीजिएगा। तो रिलेशन क्या है, b इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आप a का वैल्यू पुट कीजिए, b निकालिए और उसको आप ऑर्डर्ड पेयर में करके लिखते जाइए। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब इसको एरो डायग्राम से दिखाना है, तो एरो डायग्राम से आप देख ही चुके होंगे। एक ऐसा सेट ले लीजिए, एक ऐसा सेट ले लीजिए, इधर ए बी सी ले लीजिए, इधर डी ई और एफ ले लीजिए। इस टाइप में आप ऑर्डर्ड पेयर दिखा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है। ऐसे करके इस टाइप में दिखता है ना आपको ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर्ड पेयर है, मतलब ऑर्डर्ड पेयर का जस्ट लाइक का एरो डायग्राम है, ठीक है। अब लैटिस के अनुसार उसी टाइप में आपको करना है। यहाँ पे जस्ट लाइक का जैसे ग्राफ में काम करते हैं, तो यहाँ ए बी, यहाँ मान लेते हैं बी सी और ये सी डी और यहाँ पे डी, मतलब सी डी बोल रहे हैं, डी ई, कुछ ऐसे करके मैं रेंडमली कोई भी पॉइंट ले ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए सबसे अच्छा तरीका है कैसे आप ले सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं डोमेन और रेंज के बारे में। इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, डोमेन और रेंज के बारे में। तो डोमेन और रेंज क्या होता है, तो जब रिलेशन पढ़ रहे हैं तो रिलेशन के बाद जो टर्म चैप्टर भी है फंक्शन, उसमें आपको डोमेन और रेंज बहुत ज़्यादा यूज होगा, ठीक है। डोमेन और रेंज एक्सेस यूज किए जाएंगे। तो डोमेन और रेंज का कुछ कंसेप्ट समझ लीजिए। तो डोमेन का डेफिनेशन क्या है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट और कोऑर्डिनेट, ठीक है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट और कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। अभी तक तो शुरुआत से ही मैं ऑर्डर्ड पेयर बोल रहा हूँ, तो देखिए ऑर्डर्ड पेयर कितना यूज हो रहा है, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट और कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग टू रिलेशन आर इज कॉल्ड डोमेन, इज कॉल्ड डोमेन। यहाँ पे कोई आप लोगों को दिक्कत है, सिंपल सा है कि जो ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट वाला जो कंपोनेंट होगा या कोऑर्डिनेट होगा उसको आप उसका डोमेन बोल सकते हैं, ठीक है। और सेकंड के लिए, रेंज के लिए क्या है, सिंपल सा है, सेकंड कंपोनेंट और कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड द रेंज, इज कॉल्ड रेंज, ठीक है। लेकिन वो कोडोमेन, अभी वो सब जो रेंज में भी है कोडोमेन है, ठीक है। तो कोडोमेन में ही रेंज जो होता है सबसेट ऑफ कोडोमेन होता है, तो वो आप फंक्शन के चैप्टर में पढ़िएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप कोई दिक्कत, तो मैं डोमेन और रेंज, ठीक है, डोमेन और रेंज। तो डोमेन क्या है, सिंपल सा एक सेट ए है, तो 1 2 3, और रेंज है मान लेते हैं यहाँ पे आपका 5 6 7, ठीक है। 5 एक रिलेशन टाइप में डेवलप कर देते हैं, 5 10 और 15। तो यहाँ एक रिलेशन भी आ जाएगा। रिलेशन क्या बोल देगा कि b इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ a, एक रिलेशन भी आ गया, यहाँ से a रिलेटेड टू b इस टाइप में लिख सकते हैं, ठीक है, कि b इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ a, सिंपल सा एक रिलेशन है। अब इसमें डोमेन और रेंज निकाल लेते हैं। तो पहले तो r के लिए जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो सब आप लिख लीजिए, 1 5 1 10 1 15
फिर 2 5 2 10 रिलेशन नहीं है, यह कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 2 15, ऐसे करके आपका और भी आ जाएंगे, ठीक है। मैं उतना लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो डोमेन यहाँ पे आप सिंपल सा समझिए, जो पहला वाला जो पार्ट होगा, ठीक है, तो रिलेशन क्या होगा, रिलेशन में सिर्फ ये वाले टर्म को लिखना है हमें। तो ये क्या हो जाएगा, 1 के साथ 5 आएगा, 2 के साथ 10 और 3 के साथ 15, ठीक है। तो यही सब रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, ठीक है। तो सिंपल सा क्या है, डोमेन आप कैसे निकालिएगा, तो डोमेन में क्या बोला आप लोगों के लिए, जो पहला कंपोनेंट होगा, पहला कंपोनेंट इसका क्या क्या है, देखिए तो 1 2 और 3, और रेंज क्या है, सिंपल सा रेंज जो सेकेंड कंपोनेंट 5 10 और 15, कोई दिक्कत। तो डोमेन और रेंज तो आप लोगों को सिंपल सा समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को। अब रिलेशन ऑन ए सेट, रिलेशन ऑन ए सेट कैसे निकालिएगा, तो रिलेशन ऑन ए सेट, तो रिलेशन ऑन ए सेट क्या बोलता है कि एक नॉन एम्प्टी सेट होगा, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट और नॉन वॉइड सेट, देन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक है। रिलेशन ऑन ए सेट क्या होता है, एक सेट जो अपने आप पे रिलेशन आता है, ठीक है, ए क्रॉस ए पे होगा, तो उसको बोल सकते हो, उसका डिफिनेशन आप समझ लीजिए, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, देन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ, ए से इटसेल्फ में होगा, दैट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए होना चाहिए, ठीक है। ए क्रॉस ए इज कॉल्ड अ रिलेशन ऑन ए सेट ए। अब इन्वर्स ऑफ ए रिलेशन, ठीक है, इन्वर्स ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो इन्वर्स ऑन ए रिलेशन ऑफ ए रिलेशन कैसे निकालिएगा, तो अभी तक तो आपने रिलेशन पढ़ा, अब रिलेशन का इन्वर्स क्या होगा, तो रिलेशन को आर से डिनोट करते हैं, तो इन्वर्स रिलेशन को कैसे डिनोट करेंगे, आर इन्वर्स, ठीक है। आर रिलेशन को आर से, तो इन्वर्स को आर, ये आर इन्वर्स से, ठीक है, कोई दिक्कत। तो स्टेटमेंट में पढ़ दे रहा हूँ, लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स, ए और बी 2 सेट्स होंगे, एंड लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन क्या होगा ए टू बी, ए क्या है एक सेट है, बी क्या है एक सेट है, ठीक है, सेट ए टू सेट बी, देन द इन्वर्स ऑफ रिलेशन, देन द इन्वर्स ऑफ रिलेशन आर इज डिनोटेड बाय आर इन्वर्स इज अ रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, रिलेशन में ए टू बी हो रहा था और इन्वर्स में बी टू ए होगा, यही चीज़ थोड़ा सा इसमें उल्टा है, ठीक है। तो स्टेटमेंट में लिख नहीं रहा हूँ, तो अगर आर कुछ ऐसा सेट है ए बी, जहाँ पे आपको ए जो दिया हुआ है सेट ए में है और बी जो है सेट बी में होगा, तो आर इन्वर्स क्या होगा, बी और ए, वहाँ पे क्या होना चाहिए कि ए और बी जो होना चाहिए वो रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। ए और बी क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। तब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि आर इन्वर्स क्या होगा, आर इन्वर्स इन्वर्स ऑफ ए रिलेशन होगा, ठीक है। आर इन्वर्स को इन्वर्स ऑफ रिलेशन बोल सकते हैं जब ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब टाइप्स ऑफ रिलेशन, अब रिलेशन किस टाइप के हो सकते हैं, तो सिंपल सा है, पहला होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, पहला होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिलेशन, पहला होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, दूसरा होता है सिमेट्रिक, और थर्ड होता है ट्रांजिटिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। अगर कोई रिलेशन अपने आप में हो जाए, ठीक है, समझ सकते हैं आप इसको, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं, एक रिलेशन अगर अपने आप पे रिलेट कर ले तो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो एक चीज़ सिंपल सा समझ सकते हैं, ए स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, एक स्ट्रेट लाइन जो है वो हमेशा अपने आप का पैरेलल होता है, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन जो है हमेशा अपने आप का पैरेलल होता है, कोई दिक्कत, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं L1 पैरेलल टू L1, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे L1
रिलेशन टू L1 जब हो जाए तो यहाँ पे R को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव। कोई दिक्कत? ये कंडीशन समझ गए? अगर एक ही चीज़ अगर अपने आप का कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, अपने आप को जो रिलेशन बताया जा रहा है अगर वो रिलेशन उसको फॉलो कर ले, तो उस तरह के रिलेशन को आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। कोई दिक्कत? आ जाइए सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। ठीक है, तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या बताता है? तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ में आ गया। मैं इसके बगल में लिखते जाता हूँ, ए रिलेशन टू ए। सिमेट्रिक रिलेशन में आ जाइए। सिमेट्रिक रिलेशन आपको क्या बता रहा है? तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या बताता है, ए रिलेटेड टू बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी रिलेटेड टू ए। ठीक है, बी रिलेटेड टू ए। कोई दिक्कत? अगर एक लाइन दूसरे लाइन का पैरेलल है, एक लाइन दूसरे लाइन का पैरेलल है, तो दूसरा लाइन भी पहले लाइन का पैरेलल होगा। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा, अगर L1 पैरेलल टू L2 है तो यहाँ से तो सिंपल समझ सकते हैं, एक लाइन ऐसे है दूसरा लाइन भी ऐसे है, तो अगर इसके पैरेलल ये है तो इसके पैरेलल ये है, दैट इज ये क्या हो जाएगा, L2 पैरेलल टू L1। तो यहाँ से क्या आ गया, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, तो ये सिमेट्रिक का कंडीशन है। कोई दिक्कत? अब आ जाइए ट्रांजिटिव का केस में। तो मैं एक ही एग्जांपल ले रहा हूँ। तो L1 पैरेलल टू L2 है और L2 पैरेलल टू L3 दे दिया जाए। अब यहाँ पे 3 लाइन के बारे में बात कर लेंगे, L1 पैरेलल टू L2 और L2 पैरेलल टू L3। ठीक है, तो यहाँ पे हम शो कर दें कि L1 पैरेलल L3 हो जाए तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो अगर ये पैरेलल इसके है और ये पैरेलल इसके है, ठीक है, तो यहाँ से आप सिंपल से देख सकते हैं कि ये और ये दोनों आपस में पैरेलल है। कोई दिक्कत? तो इसका केस क्या हो जाएगा, A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू C इम्प्लाइज दैट A रिलेटेड टू C। तो ये 3 केस है। इसका और आगे डिटेल्स में आप पढ़िएगा क्लास 12 में। ठीक है, मैं उतना आगे डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन का इतना ही टॉपिक था। इस पे आप लोगों का जितना भी क्लास 11 का जितने भी टॉपिक हैं उसके क्वेश्चन आपको इजीली तरीके से इससे बन जाएंगे। ठीक है, इस और रिलेशन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, आप हमारे साथ टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे चैनल पे जो अभी नया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बगल में बेल आइकन है उसको दबा दें ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।